तारिक अनवर साहब, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में। हम आपसे बात करने जा रहे हैं तमाम मुद्दों पे जो पार्लियामेंट में आजकल उठ रहे हैं, खासकर बजट के बाद। आज के पार्लियामेंट के सेशन में राहुल गांधी का बड़ा ही जुझारू भाषण रहा। आप वहां पर बैठे हुए थे। सही है। मुझे लग रहा था कि अधिकांश लोग राहुल गांधी के वक्तव्य को समझने में असमर्थ थे। तो क्या मैं सही कह रहा हूं? नहीं, असमर्थ तो नहीं कहा जाएगा उसको। लेकिन जो बातें उन्होंने कही है टू दी पॉइंट है। जी। और उन्होंने जिस तरफ से आ, जिसको कहा जाए कि उनका जो टारगेट था वो था कि मैन्युफैक्चरिंग को हमको बढ़ाना पड़ेगा और इसमें नौजवानों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, नई पीढ़ी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी अपने आप में एक बहुत जटिल समस्या है। तो उसको कैसे उसको फेस किया जाए या कैसे उसका रास्ता निकाला जाए, उसका तरीका ये है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और जिसको कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें बच्चों को अपने नई नई पीढ़ी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तारिक साहब, बजट पे धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था। उस समय राहुल गांधी बोल रहे थे। ये बताइए कि बजट आपके नजर में किस तरीके का है? आप जिस राज्य से ताल्लुक रखते हैं, उस राज्य को तो मोदी जी ने पूरा दिल खोल के बजट दिया है। बाकी राज्यों की बड़ी ही उपेक्षाएं हुई हैं। तो आपको लग रहा है कि बजट एक संतुलित बजट है, या बजट पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक है बिहार का सवाल है, अ, ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि बिहार पर विशेष कृपा है प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हम लोगों ने 2015 में भी देखा था। 2015 में जब विधानसभा को चुनाव हुआ था तो स्वयं में प्रधानमंत्री वहाँ आए थे और कई जो उन्होंने बहुत तरह के जो घोषणाएं की। अनाउंसमेंट किया था उन्होंने। जी जी जी। बहुत तरह का कहा था कि जो फिनेंशियल असिस्टेंस हम देंगे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को आगे ले जाने के लिए। यानी वो 1 लाख शायद 20,000 या कुछ करोड़ का मामला था वो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चुनाव खत्म हुआ उसके बाद उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया केंद्र नहीं सरकार ने, उठाए गए। और वो मामला जी। वही का वही खत्म हो गया। तो कहने का बिल्कुल। मेरा मतलब है कि बिहार के लोगों को बहुत उन पर विश्वास है या आशा है। हमको नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग कई बार उनको आजमा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को आजमा चुके हैं। डबल इंजन की सरकार को हम पिछले 20 साल से झेल झेल रहे हैं हम लोग। जी। बिहार झेल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो बातें कही जा रही हैं बजट में बिहार को लेकर, वो कहाँ तक सही रूप धारण करेगा कहना मुश्किल है। लेकिन हम एक बिहारी होने के हैसियत से जरूर हम चाहेंगे कि बिहार में पूंजी निवेश होना चाहिए, नए उद्योग लगने चाहिए। क्योंकि आज भी बिहार अगर देखा जाए तो गरीबी को लेके हो, बेरोजगारी को लेकर हो, करने के लिए आवश्यक है कि वहाँ पूंजी निवेश होना चाहिए। खास के फूड प्रोसेसिंग में बात कही गई है, फूड प्रोसेसिंग की। लेकिन हमारा ये कहना है या बिहार के लोगों का ये कहना है कि भाई 11 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को देश की का कमान संभाले हुए, लेकिन 11 साल में बिहार की कभी उनको याद नहीं आई। कभी उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे लगे कि बिहार के प्रति उनके दिल में है। लेकिन हकीकत ये है कि चूंकि बिहार की जो जनता युद्ध सरकार है जिसके मुखिया नीतीश जी हैं, उनकी मदद, उनकी सहायता या उनकी बैसाखी अभी कब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, तो शायद उनको खुश करने में प्रधानमंत्री लगे हों। तारिक भाई, मिडिल क्लास बहुत ही खुश नजर आ रहा है इस बजट से। ये एक सरकार की परिभाषा है। तो आपको लग रहा है कि सही मायने में इस बजट में मिडिल क्लास का ध्यान सरकार ने रखा है? बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं कि ऐसे एक नज़र से देखा जाए तो ये लगता है कि जो 12 लाख तक की जिनको की आमदनी है सालाना, उनको छूट मिली है, उनको ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो इस सुनने में भी अच्छा लग रहा है और महसूस हम लोग सब महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब उसको किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ये देखना है। जो मुझे जानकारी मिली है कि ये सिर्फ सैलरी
पर नहीं है, सैलरी के साथ जो भी सुविधाएं मिलती हैं उस सबको जोड़कर 1 लाख होता है। तो ये जी हमको लगता है कि ये उचित नहीं होगा। अगर सैलरी पर ही इनकम टैक्स लगे और उस 1 लाख उसका एक ये बांध दिया जाए कि 1 लाख की आमदनी जिनको है उससे आगे अगर आप सैलरी होगी तो उससे उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है वो ये है कि जितनी भी अलाउंसेस हैं, जितना भी जो छोटी मोटी जो रियायत मिलती है उस सबको जोड़ के ये 1 लाख करने जा रहे हैं। जी तारिक जी, सरकार इस तरह से दावा कर रही है कि अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म का रिजीम ये बजट रहा है। तो आप इस बात से सहमत हैं कि सही मायने में टैक्स रिफॉर्म के कदम निर्मला सीतारमण जी ने उठाए हैं? नहीं, ठीक है, अगर इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम इसको मानते हैं कि ये कुछ लोगों को जरूर, बहुत मतलब समाज के एक तबके को, मिडिल क्लास की बात जिसका आप कर रहे हैं, वो उसको उसको लाभ मिल सकता है, उसको इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन वो सही ढंग से लागू हो, ऐसा नहीं जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक तरफ से सरकार सुविधा देती है और दूसरे दूसरे तरीके से उसको फिर वापस भी ले लेती है। तो ता, जो महंगाई तारिक का भाई। हाल है वो हम सब उसको झेल रहे हैं। पेट्रोल जी जी। डीजल की जो स्थिति है वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो कीमत तो घट ही रही है, किसी चीज की बढ़ ही रही है, दिन प्रतिदिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो उसको देखते हुए अब ये छूट आगे कितने दिनों तक उसका लाभ मिलेगा लोगों को, ये कहना मुश्किल है। तारिक भाई, बजट ऐसे समय में आया है जब दिल्ली का विधानसभा का चुनाव पेंडिंग है। 5 को विधानसभा का चुनाव है। कल कैंपेन खत्म हो जाएगा। आपको लग रहा है इस बजट का बीजेपी के पक्ष में पड़ने वाला है दिल्ली में? देखिए, कोशिश तो उनकी यही है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हर उनका एक एक कदम कैलकुलेटेड होता है, सोच समझ के वो कदम उठाते हैं कि इसका लाभ चुनाव में कैसे लिया जाए, उसका फायदा कैसे लिया जाए। चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, देख लीजिए अलग अलग तिथियों में चुनाव हुआ। कहाँ तो ये कहा जा रहा है कि वन मैन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, एक दैट्स नारा तो राइट। ये। और दूसरी तरफ 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, इलेक्शन कमीशन नहीं करा पाया। तो ये जी जी। एक तरह से कंट्राडिक्टरी बात है और कंट्राडिक्शन है इस पर। तारिक भाई, एक चीज, आप तो इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, अनेकों अनेक बजट देख चुके हैं, अनेक सरकारों में रह चुके हैं आप। इस बार जो देश का बजट है वो पिछले 2-3 बजट से बिल्कुल दोगुना हो गया है। जो बजट एलोकेशन नहीं, होता है, टोटल रुपया होता है, वो दुगना कर दिया गया है। तो इसका क्या राज है? लेकिन आप देखिए जो बुनियादी, जैसे कृषि को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, एजुकेशन को ले लीजिए, ये जो बुनियादी चीजें हैं, इनके इनका बजट कम हो गया है। पिछले साल की तुलना में इनका इनका बजट कम कर दिया गया है, घटा दिया गया है। और उसी तरह से बहुत सारे, जैसे मनरेगा, उसमें भी घटा दिया गया है। तो किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन उस तरह की सुविधा मिल नहीं रही, उस तरह का इस बजट से वैसा कोई संदेश नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सुनने में जरूर अच्छा लगता है, क्योंकि जिन बातों को जिस ढंग से वित्त मंत्री ने कहा तो लगा कि कुछ शायद अच्छा कदम उठाया गया है। लेकिन जब आप उसके डिटेल में जाइएगा, विस्तार में जाइएगा, तो आपको लगेगा कि इस बजट में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। शिक्षा में भी बजट को कम कर दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी कम कर दिया है। तो जितनी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है उसका बजट कम कर दिया गया है। किसी का 2,000 करोड़ कम कर दिया गया, किसी का 3,000 करोड़ कम कर दिया गया। तो इससे ये जाहिर होता है कि आपका जो ध्यान है वो इन मंत्रालयों पर, जो जनता से जुड़ा हुआ मंत्रालय है उस पर ध्यान कम हुआ है इस बजट से। तारिक भाई, एक आखिरी सवाल। अब बिहार से सांसद हैं, मैं भी आपके प्रदेश से ही हूँ। इस बजट का प्रभाव बिहार के आने वाले चुनाव जो साल के आखिर में है, क्या कुछ पड़ेगा?
क्या बीजेपी वहां पे अकेले सत्ता में आने के लायक अपने आप को पा रही है? बिहार में जी। बिहार में अकेले तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, और इन्होंने इसीलिए नीतीश कुमार के सामने इनको घुटने टेकने पड़ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार उनके गठबंधन से बाहर हो गए और अगर वो महागठबंधन में यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथ चले गए, तो स्थिति वही होगी जो 2015 में हुआ था। तो इसलिए उनकी मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, और अकेले सरकार बनाना तो हमको लगता है कि उनका वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। तारिक भाई, आप स्टार व्यूज से आपने बात की, अपनी बात को रखा, बजट सेशन चल रहा है, आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। आपका जरूर, हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह आपके लोगों की न्यूज़ 24 की कृपा बनी रहे।